इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम ठाकुर जी, आपका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक ऐसे मंत्री जिन्होंने ये कहा था कि हम विकास भी करेंगे हिमाचल का और उद्योग भी लाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे और जो व्यापारी हैं उनको खुश भी रखेंगे, हिमाचल की जनता को भी खुश रखेंगे, रोजगार भी मिलेगा, हिमाचल का विकास भी होगा। सर, अभी रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय आ गया है क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में सबसे पहला सवाल आम जनता का भी होगा और हमारा भी इस मंच से होगा। आप माइक उठा लीजिए और साथ ही सवाल का जवाब सर दे दीजिए कि आखिरकार आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, जो विभाग आपके पास है, खासकर इंडस्ट्री में क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं आपके विभाग की ओर से कि आज कह सकते हैं व्यापारी भी कि हाँ, हम हिमाचल में खुश भी हैं और हमारा जो व्यापार है यहां पर फल फूल रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और ये खबरें अभी तक का जो अब इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। रिपोर्ट कार्ड जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो तो आप बनाएंगे, हम काम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन तो आम आदमी, आम जनमानस और आप जैसे लोग करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 4.5 वर्षों में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में मुझे जो काम सौंपा गया, आपने मुझे से इंडस्ट्री के बारे में पूछा है, मेरे पास इंडस्ट्री है, मेरे पास ट्रांसपोर्ट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। इंडस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में आप पूछ रहे हैं। 4.5 वर्षों में 2 वर्ष कोरोना में लग गए, लेकिन इस सरकार की गंभीरता और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने, अगर उद्योग की बात की जाए, हम नए उद्योग किस प्रकार से ला सकते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर कौन से आ सकते हैं, यहाँ पर कौन सी ऐसी योजना चलाई जाए जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश में रहने वाला नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो, हिमाचल में रहने वाला नौजवान हिमाचल प्रदेश में ही नौकरी करे। इस प्रकार की सारी बातों को लेकर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया है। मैंने उद्योग में सभी साथियों के सहयोग से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट यहाँ आयोजन हुआ, उसका फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग हुई और उसके साथ साथ अभी इन दिनों के अंदर मेडिकल डिवाइसेस पार्क, इसकी स्वीकृति हिंदुस्तान में केवल 4 राज्यों में हुई है, उनमें से एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से हम लोगों ने हजारों बच्चों को हिमाचल प्रदेश में ही जो एक छोटे लोन देके 1 करोड़ तक के लोन देके उनको अपने पैरों पे खड़ा किया है। हमारी ये कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर नए इंडस्ट्रियल एरियाज बने और मुझे इस बात की खुशी है कि इस सरकार के समय में जितना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है, जितने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन ली गई है, इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। तो मैं नेटशेल में ये बोल सकता हूं कि जिस पर्टिकुलर मिशन को लेके हम लोग चले थे, हमें ये लगा कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो हिमाचल में इन्वेस्टमेंट भी आई है। सिंगल विंडो के माध्यम से हर 15 दिन के बाद करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट अलग से आ रही है और उसके साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों को किस प्रकार से हम प्रमोट कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जिसकी मैंने बात की है। आने वाले दिनों में अभी तक जो 2 चीजें पाइपलाइन में है, एक हमारा फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ विषय, जो हम रॉ मटेरियल चाइना से लेने जाते हैं, वो हमें ऊना में ही मिले, बल्क ड्रग पार्क के पीछे हम लगे हैं। मुझे लगता है उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। हमारी सरकार ने जो एक इलेक्ट्रिकल, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन में हमने बसेस की बात की है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारखाना आने वाले दिनों में ऊना के अंदर लगने वाला है। तो मैं ये ओवरऑल इस विषय पे ये मैं बोल सकता हूं कि हम जिन इनिशिएटिव्स को लेके चले थे उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बड़ा काम भी किया है और हमें बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली। कोरोना की चुनौती आपने बताई है, तो उन चुनौतियों के बावजूद भी आपको लगता है कि आप जो लक्ष्य लेकर चले थे उसको पूरा कर पाए अभी तक? बिल्कुल, हम तो लक्ष्य से आगे बढ़ गए। हमने नहीं सोचा था कि इतने करोड़ लोग जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगी, इतने ज्यादा एमओयू साइन होंगे। हमने जो जिस प्रकार के टारगेट्स हम लोगों को मिले थे, उससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने अलग अलग जो क्षेत्र हैं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पर हमने उनको अचीव किया है। मुझे इस बात की संतुष्टि भी है और मुझे इस बात की खुशी भी है। बहुत खूबसूरत प्रदेश है सर आपका, हिमाचल प्रदेश आना सभी चाहते हैं और व्यापारी जब आए तो जाहिर तौर पर विकास के पथ पर और आगे बढ़ता है हिमाचल प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में आसानी कितनी की है
आपके विभाग में आपने कितना काम किया है कि आज व्यापारी कह सके यहाँ बहुत आसानी है और आसानी से यहाँ पर व्यापार कारोबार किया जा सकता है? आप ये जानते हैं कि हम लोगों ने 16वें स्थान से छलांग लगा के 7वें स्थान पे पहुंचे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। हम लोगों ने और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा विभाग है, एक कड़ी मेहनत करके, कड़ी मुशक्कत करके, आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार का है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कोई चांसेस हैं। लेकिन एक अच्छा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट मिलने के कारण से ये परिस्थितियां बनी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बड़ा अच्छा काम किया है। मोदी जी ने हम लोगों को शाबाशी दी है। मुझे लगता है इस वर्ष भी जब इसका मूल्यांकन होगा तो उसमें हम अगले पायदान पे जाएंगे। उत्तर भारत में नंबर 1 आने का भी सपना देख रहे होंगे, फिर पूरे भारत में भी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सर। पहाड़ी क्षेत्र हैं ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में और पलायन का मुद्दा पहले बहुत उठता था। अब बेशक उस पर बात ना हो, लेकिन मैं गंभीरता से बात करना चाहूंगा। जब बिजनेस की बात आती है, कारोबार की बात आती है, तो कहते हैं कि सीमित क्षेत्र से ही बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। एक सीमित क्षेत्र में ही बहुत इंडस्ट्री लग जाती है, बद्दी में है। ऐसा कोई आपने लक्ष्य रखा था? आपकी सरकार बनी, आपको विभाग मिला कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहां पर ऐसी इंडस्ट्री स्थापित हो जहां पर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल जाए, उनको कहीं पर जाने की जरूरत ना पड़े, वो हिमाचल में रहे, अपने परिवार का वहीं पर ख्याल रख पाए वो? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हिमाचल प्रदेश किस प्रकार का है आप जानते हैं, मैदानी क्षेत्र बहुत कम है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश हमारा किस प्रकार से यहाँ पर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किस तरीके की है, सड़कों के माध्यम से ही हम लोग चलते हैं। रेल का विस्तार भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। उसी के कारण से हिमाचल प्रदेश के जो किनारे हैं वहां पर इंडस्ट्री आई थी। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि क्या हम लोगों ने क्या एफर्ट्स किए, आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश के जिस प्रकार से हमारा जिला शिमला है, हमारा जिला मंडी है, हमने ये कोशिश की है कि किस नेचर की इंडस्ट्री को इन जिलों के अंदर ले जाया जाए। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी भी हो रही है कि कोल्ड स्टोर चेन की तरफ हम लोग बढ़े हैं। कोल्ड स्टोरेज के लिए जो विषय लिए उसमें हम लोगों को कामयाबी मिली है। ऊना के साथ साथ हमें अभी हम कंदरोड़ी के अंदर, कांगड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो आ रही है। आने वाले दिनों में और भी हमारे एमओयू साइन हुए हैं, मुझे लगता है वहां पर और भी आएगा। और ये मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसे जिले हैं जिन जिलों का, जैसे हमारा जो लाहौल स्पीति है, अब आप सब लोग जानते हैं कि वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके का वहां पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश की है कि जो हिमाचल प्रदेश के इंटीरियर्स हैं, अंदर के जो जिले हैं, जो इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल जो किनारे से उठ के अंदर जाए, उसमें हमने कोशिश की है। काफी हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस प्रकार का नेचर ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में फार्मास्यूटिकल बहुत ज्यादा आया है, ये बहुत बड़ा हब है हमारा, तो और उस प्रकार की इंडस्ट्री इंटीरियर में नहीं जा रही है। लेकिन जहां पर जिस प्रकार की खेती हो रही है, उस खेती से जोड़कर हम छोटे छोटे लघु उद्योगों को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें हमने कुल्लू, शमशी, इन स्थानों को भी चिन्हित किया और वहां पर इंडस्ट्री जा भी रही है। हिमाचल के युवाओं को, हिमाचल के लोगों को तवज्जो दी गई है रोजगार में भी और इंडस्ट्री लगाने में भी, क्योंकि अब छोटे छोटे जो उद्योग है सर, एमएसएमईज, वो भी बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इनोवेटिव आइडियाज हैं हिमाचल के युवाओं के भी, तो उसको लेकर आपने क्या काम किया, आपकी सरकार ने क्या काम किया अभी तक? हिमाचल में ये जो आप कह रहे हैं, दोबारा प्रश्न करिए। एमएसएमईज को लेकर, एमएसएमई छोटे उद्योगों को लेकर, जो छोटा उद्योग है, एमएसएमई का भी आकार, जिस समय हमारा ये कोरोना आया है उसके बाद भारत सरकार ने एमएसएमई का पैमाना भी बदला है। काफी एमएसएमई बोलते हुए भी बड़े उद्योग उसमें काफी ज्यादा आए हैं। आपके ध्यान में रहे कि हमारे प्रदेश के अंदर अगर कोई एमओयू साइन करता है तो सबसे पहली कंडीशन 70% लोग वहां पे उनको नौकरी मिले उस एमओयू में लिखी होती है। ये मैं दुर्भाग्य की बात कह सकता हूं कि पहले ऐसा होता था कि जिस समय इंडस्ट्री लगती थी और वहां पे हिमाचल प्रदेश के नौजवान की बात आती थी तो वो केवल और केवल मजदूरी के लिए जाता था, वहां पे लेबर के लिए जाता था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश का फिटर, हिमाचल प्रदेश का इलेक्ट्रीशियन, हिमाचल प्रदेश में पढ़ा हुआ एमबीए, बीबीए, इवन इंजीनियर आज आपको आम इंडस्ट्री के अंदर मिलेंगे। और मैं इस बात से संतुष्ट हूं। कहीं कहीं मैं जरूर मानता हूं कि कुछ लोग इन सारी चीजों की वायलेशन करते हैं। जो वायलेशन करते हैं उनके ऊपर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को जुर्माना भी पड़ता है। लेकिन
ओवरऑल देखने में आया है कि लोगों को वहां पे रोजगार भी मिल रहा है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो वहां पे एडजस्ट भी हो रहे हैं। क्योंकि सर ये मंच है राइजिंग हिमाचल का, सकारात्मक चर्चा हमारी हो रही है और आपने लेबर की बात की है, तो लेबर है तो इंडस्ट्री है, लेबर के बिना इंडस्ट्री को हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो लेबर की जरूरत तो पड़ेगी। सर बैलेंस कैसे आप बना पाते हैं? एक तरफ व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर आपके सामने आते होंगे, वो कहते होंगे हमें लेबर भी चाहिए और फिर जो कंपनी की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, और एक लेबर कहती होगी हमारे अधिकारों का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए, अधिकारों का हनन ना हो। बैलेंस कैसे बनाया आपके विभाग ने, आपने इन दोनों के बीच, ताकि दोनों ही खुश रहें? आपके ध्यान में रहे कि मेरे पास इंडस्ट्री है तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों तभी विभाग सवाल- हैं, बैलेंस तभी- कैसे नहीं तभी बनेगा? सवाल किया। उसका एक ही मंत्री है, उसको यह भी देखना है कि इंडस्ट्री कैसे चले, और उसको यह भी देखना है कि मजदूर का के हितों की रक्षा कैसे की जाए। जी। तो ये दोनों काम हो रहे हैं। जहां कोई गलती करता है तो उसको समझाया जाता है, अगर वो समझे नहीं तो फिर कार्रवाई होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण से ऐसी समस्याएं आए, इसलिए सभी के अधिकार ठीक रहे, इंडस्ट्री चलाने वाला भी खुश रहे, इंडस्ट्री में काम करने वाला भी खुश रहे। इन दोनों बातों का मैं ध्यान रखता हूं। तो रोजगार की बात आपने की सर, क्योंकि चुनावी साल है, आप जानते हैं कि मुद्दे तो विपक्ष बनाता है, रोजगार का, बेरोजगारी का मुद्दा जोरों शोरों से उठता भी है। तो ऐसे में विजन की बात करेंगे हम, पिछली सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, कंपैरिजन की बात नहीं करते, बस आपका विजन क्या है। अभी आपकी सरकार को बहुत कम समय बचा है, फिर आपको चुनाव में जाना है, क्या किया ऐसा जिसका फायदा आने वाले वक्त तक भी मिलने वाला है हिमाचल को? मैंने यहां से बात शुरू की थी, ये एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो सकता है क्या? ये एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर 22,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन हो सकते हैं क्या? ये 22,000 जो की मैं बात कर रहा हूं, मैं ग्राउंड ब्रेकिंग जो हुई है, वैसे तो 93,000 करोड़ रुपए के जो है एमओयू है वो यहां साइन हुए हैं। हम उस प्रदेश के अंदर रहते हैं जिस प्रदेश के अंदर क्या कभी ये सोचा जा सकता है कि एक प्रभावशाली पॉलिसी, जिसमें मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात कही है, उस योजना के माध्यम से आम व्यक्ति को मदद मिल सकती है क्या? इसलिए मेरा ये बोलना है कि ये जरूरी नहीं कि कोई एक व्यक्ति 4 बार या 5 बार मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसके पास उसको बड़ा ज्यादा पता होता है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मेरी सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग, सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। तो आप कहना चाहते हैं पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ, बस बिल्कुल नहीं आपने हुआ। इसकी शुरुआत की? बिल्कुल नहीं हुआ है, उन्होंने अपने तरीके से काम किया है, सभी सरकारें काम करती हैं, लेकिन ये जो मैं विजन की बात कर रहा हूं जी, इस विजन के ऊपर किसी ने काम नहीं किया। किसी के मन के अंदर यह विषय नहीं आया कि मेडिकल, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल है तो ये मेडिकल डिवाइस भी यहाँ पे आना चाहिए, और अगर कल को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉलिसी की बात हुई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल यहाँ पे आ रहा है तो उसका कारखाना भी यहाँ पे बनना चाहिए। फार्मास्यूटिकल में हम एशिया के अंदर टॉप पे हैं, तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है रॉ मटेरियल लेने के लिए। क्या कभी किसी जमाने में यहाँ पे बल्क पार्क आ सकता है? ये किसी ने नहीं सोचा, ये हमारी सरकार ने सोचा है। तो इसलिए मुझे लगता है बाकी लीक से हटकर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया है इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए। आप कह रहे हैं कि 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, एमओयू साइन हुए हैं, निवेश आने की बात कही गई है। सर धरातल पर क्या क्या उतर पाया है, आप दावे के साथ क्या कह सकते हैं इस मंच पर? ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 97,000 करोड़ के हमारे पास एमओयू साइन हुए थे। ठीक है। कोरोना के बाद स्थितियां बदली और फिर हमारी फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। उस फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग का 80% धरातल पे आ गया है। आप जाके जो इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं कि इसने फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग में इस इंडस्ट्री का नाम आया था, आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, उसकी मशीनरी आ गई है, उसने रिक्रूटमेंट कर ली है, उसकी कमीशनिंग हो गई है, उसका प्रोडक्ट बनके जो है वो बाजार में बिक रहा है। आपने इंडस्ट्री की बात की, अब दूसरे विभाग की बात कर लेते हैं। परिवहन विभाग काफी महत्वपूर्ण है और हिमाचल वासी, हिमाचल में भी आपकी बसों से चलते एचआरटीसी की बस काफी खास बस है हिमाचल वासियों के लिए, आम लोगों के लिए, दूसरे राज्यों में भी जाती है। लेकिन सर आलोचना भी होती है, तारीफ भी होती है। सबसे पहले मैं तारीफ की बात करूंगा। एचआरटीसी किन मायनों में खास आपके लिए थी? घाटे में है या आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर है तो क्या ऐसा किया गया कि उसको फायदे में भी लाया जा सके? आपके ध्यान में रहे कि जो एचआरटीसी है ये लोगों की सेवा करने के लिए बनी है।
एचआरटीसी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में रहने वाला बच्चा, स्टूडेंट, महिला, पुरुष, बुजुर्ग किस प्रकार से इस प्रदेश में एचआरटीसी उनकी सेवा कर सकती है, मेन मोटिव एचआरटीसी का ये है। मैं मानता हूं कि एचआरटीसी घाटे में है, लेकिन घाटे के साथ साथ गवर्नमेंट हमें, ये जयराम ठाकुर सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद एचआरटीसी को दी है कोरोना काल के बाद, क्योंकि हम बहुत बड़े घाटे में चले गए थे। इसलिए एचआरटीसी के बारे में, उसके घाटे के बारे में, उसको कैसे रिवाइव करना है, सरकार से हम मदद मांगते हैं, सरकार हमें मदद देती है, आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ नए मकाम, नई चीजें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 15 अप्रैल को जो पिछले दिनों उसमें महिलाओं के लिए 50% किराया कम किया है। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, जो कि पूरी आबादी का 50% है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है और उसमें उसको बहुत अच्छा नाम दिया, और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने जो अभी 50% जो है वो किराए में हमने छूट दी है। ये जो अभी का काम है। उसके साथ साथ इंटीरियर्स के अंदर जहां कोई बसेज नहीं चलती, वहां पे एचआरटीसी चल रही है। जहां पे लोग डिमांड करते हैं, जहां हमें ये लगता भी है कि सवारी बड़ी कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस गांव के अंदर बस ही नहीं जाती, एचआरटीसी वहां सेवा कर रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है एचआरटीसी को केवल और केवल हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मुझे लगता है उससे हटकर हम देखते हैं समाज की सेवा के लिए, मानव की सेवा के लिए, इन सारी चीजों के लिए एचआरटीसी बनी है। लेकिन सर, इसकी भी आलोचना फिर विपक्ष कर देता है। फैसला अच्छा है, विपक्ष भी इस फैसले की आलोचना उस तरह से नहीं करता, लेकिन टाइमिंग पर जरूर सवाल उठाता है कि टाइमिंग क्या है, आपने चुनावी साल के दौरान ये निर्णय लिया और अब सौगात दे रहे हैं। विपक्ष का काम है आलोचना करना, विपक्ष का काम है। अगर हम पहले साल में कर देते तब हमें कौन सी शाबाशी मिलनी थी? ये तो केवल सोचने का विषय है। हम जब भी जो काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमें जिस समय लगा कि ये होना चाहिए उस समय कर रहे हैं। बाकी विपक्ष आलोचना करता है, उसकी ड्यूटी है, उसको करनी चाहिए। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये योजना आज से 1 वर्ष पहले शुरू हो गई होती तो वो इसका स्वागत करते? इसके अलावा एचआरटीसी आपने माना कि घाटे में है सर, लेकिन आपके विभाग ने कभी इस पर काम किया कि फायदे में कहीं ना कहीं लाया जा सके, ताकि और भी ज्यादा बेड़े में बसें शामिल हो? और कितनी बेड़े में बसें शामिल हुई हैं आपके काम करने के दौरान, वो भी आप बता सकते हैं? इसमें आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश का जिस प्रकार का वातावरण है, हम इलेक्ट्रिकल बसेस की ओर चले हैं। और जो हमारा धर्मशाला है, हमारा शिमला है, वहां पर हमने इलेक्ट्रिकल बसेस जो हैं, क्योंकि ये हमारी स्मार्ट सिटीज हैं। और उसके अलावा मनाली में, और अभी आने वाले दिनों में बिलासपुर, सुंदरनगर और सोलन के अंदर भी हम इन सारी चीजों को के जो इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहे हैं, ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा बसेज आए। और आपने पूछा कि मैंने बेड़े में कितनी बसें आई हैं, 206 बसें अभी जो है कुछ दिन पहले ही उसका वो वहां से डिलीवरी हमें मिली है। अभी तक पूरी की पूरी बसेस चली नहीं है, क्योंकि हम उन पूरी बसेस जहां से आती हैं उसके बाद जब तक वो पूरी ओके नहीं होते हम उसको एंटर नहीं करते अपने बेड़े के अंदर। और आने वाले दिनों में 350 और बसेस जो हैं वो हमने उसके लिए टेंडर फ्लोट कर दिया है, और निश्चित तौर से मुझे लगता है वो भी बड़ी जल्दी हमें मिल जाएंगी। आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल होता है सर, बहुत आम सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र होते हैं और कई बार बसों की सुविधा वहां तक नहीं पहुंच पाती है। पिछले कुछ सालों में आपने कितनी कोशिशें की कि जो रूट्स पर कभी बसें जाया ही नहीं करती थी, आज वहां पर बसें चल रही हैं? क्या लोगों की जो बड़ी डिमांड थी उसको आपने पूरा किया है क्या? निश्चित तौर से जो डिमांड आम जनमानस की आती है, आम गांववासी की आती है, उसकी तरफ भी में हम पूरा ध्यान देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय कुछ क्षेत्रों के अंदर जाते हैं, वहां पे लोग डिमांड करते हैं, वहां पर भी हमारी कोशिश रहती है। और ये एक बात आपके ध्यान में रहे कि केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के इंटीरियर्स में अगर सचमुच में कोई सेवा कर रहा है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो वो एचआरटीसी है। एचआरटीसी की बसेस जो है वो बिल्कुल रिमोट क्षेत्र के अंदर जा रही हैं और वहां पर जाकर लोगों की जो है वो सेवा कर रही है। एचआरटीसी में काम करने वाले कर्मचारियों का भी ख्याल रख रही है आपकी सरकार? बिल्कुल से बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। एचआरटीसी का एक स्वभाव है वहां पे काम करने वाले व्यक्ति का, वो गाड़ी भी चलाता है, नारे भी लगाता है। तो निश्चित तौर से जिस समय वो नारे लगाते हैं तो हम उनको बिठाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। लेकिन आपको इस बात की खुशी होगी
कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जिस प्रकार से इस सरकार ने उनका पैसा दिया है, जो हमारे कोई जमाना था व्यक्ति रिटायर आज होता था 1 साल के बाद पेंशन लगती थी, आज व्यक्ति आज रिटायर होता है कल को उसको पेंशन मिलता है। उसके साथ साथ 110 करोड़ रुपए का अभी हमने लोन लेके जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनका जितना भी पेंडेंसी है उस सबको क्लियर किया है। ये तो बात हिमाचल के लोगों की हुई सर, क्योंकि परिवहन से जुड़े हुए पर्यटक भी हैं, खास मेहमान हिमाचल प्रदेश के जो बाहरी राज्यों से आते हैं, आकर यहाँ पर प्रकृति का आनंद भी लेते हैं। तो उनके लिए भी सर क्या कुछ आपने स्कीम्स की हैं, बसों में कैसे सुविधा आपने दी है, क्योंकि कुछ एसी बसें भी चलती हैं और कई आपने पिछले दिनों भी पिछले समय में भी कई बसें शामिल की हैं एचआरटीसी के बेड़े में। वोल्वो बसेस चलती हैं और एसी बसेस चलती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है मेरे पास, तो मैं केवल एचआरटीसी की बात नहीं करूंगा। हमारे पास जो पर्यटन सीजन हो या ना हो, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो वोल्वो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से काम करती हैं। उनकी बसेस एक बहुत बड़ा बेड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा बसेस हैं, इन थाउजेंड्स हैं, और वो स्टेज कैरियर बसेस हैं। वो बसेस यहाँ पर हमारे चलती हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी बसेस लॉन्ग रूट्स के ऊपर चलें, जैसे आप टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, अच्छी बसेस चलें, लग्जरी बसेस चलें, ताकि जो टूरिस्ट है वो उन बसों की तरफ आकर्षित हो और हिमाचल प्रदेश में आए। कोई खास निर्देश भी दिए जाते हैं, क्योंकि हिमाचल के लोग जो बाहर से मेहमान आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, तो एचआरटीसी की बसों में कोई खास निर्देश आपकी ओर से कभी दिए गए? निश्चित तौर से मेरा ड्राइवर, मेरा कंडक्टर, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो आम व्यक्ति आया है उसको किस प्रकार से फैसिलिटेट करना चाहिए, मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी होनी चाहिए, वहां पे जहां पे मेरी गाड़ी खड़ी होती है मेरे यात्री को किसी प्रकार की मुश्किलात तो नहीं आती, मेरे यात्री को खाना मिल रहा है वो खाना अच्छा मिल रहा है, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। और जब भी कभी कहीं से कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत का भी निवारण किया जाता है। अब रोजगार पर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहले जिक्र जरूर हुआ रोजगार का। सर, रोजगार की दरकार हर राज्य में होती है युवाओं को, और कितना ही मिल जाए फिर भी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि एक स्कीम सरकार की ओर से हमेशा होती है कि हिमाचल के युवा हो या किसी भी राज्य के युवा हो, उनको प्राथमिकता रोजगार में दी जाए। तो आपकी सरकार ने कितने प्रयास किए हैं कि हिमाचल के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दें ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके? हिमाचल प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें 100 से लेके 1000 तक पोस्टें ना निकली हो। वहां पे बेरोजगार को रोजगार देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो हम लोग पहले उद्योग की बात कर रहे थे, हमारी ये कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी उद्योग आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम हमारे बच्चे लगे। और हमने दोनों तरह से, कोई जैसा आपने पहले एक प्रश्न में मेरे से पूछा भी है, जहां पे फैक्ट्री लगाने वाला, उद्योग लगाने वाला भी खुश रहे और जो हमारा बच्चा वहां नौकरी कर रहा है वो भी जी जान से वहां पे काम करे और मालिक के साथ समन्वय बिठाए, इस बात की चिंता भी हम लोग करते हैं। और इस प्रकार की बहुत सी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्षों में जिसको देखा है। और मेरा ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, चाहे वो निजी क्षेत्र है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र है, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र है, हर क्षेत्र के अंदर नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसकी चिंता की। जब आपको विभाग मिला सर, ये बड़ी जिम्मेदारी है, उद्योग की भी, रोजगार के अवसर प्रदान करना, लेबर का भी ध्यान रखना, परिवहन विभाग। मैं इंडस्ट्री से शुरुआत करूंगा। चुनौतियां क्या क्या सामने आई थी जब पिछली सरकार का कार्यकाल था वो खत्म हुआ, नई सरकार बनी, बीजेपी सत्ता में आई पूर्ण बहुमत से, उसके बाद विभाग आपको मिलना, क्या क्या चुनौतियां थी और चुनौतियों से पार कैसे पाया गया? जब मुझे ये विभाग मिला, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर से सीख के नहीं आता, अब इंडस्ट्री मिनिस्टर बना हूं मैं, मेरे को एक ही इसमें एडवांटेज था कि मैंने नौकरी की है इंडस्ट्री में 10 साल, तो मेरे को मालूम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या होता है, मिनिमम वेजेस क्या होती हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं, इसमें की वायलेशंस क्या होती हैं, उन चीजों के कारण से मुझे जिस समय मैं इंडस्ट्री में गया तो वहां जाकर मैं व्यवहारिक रूप से उन बच्चों के साथ बात करता था, वहां पे कामगारों के साथ बात करता था, मैं उनसे पूछता था भाई आपका कितना फंड कटता है। इन सारी बातों से मैंने एक शुरुआत की और उस शुरुआत में मैंने ये पाया कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री आम जनमानस का पीएफ ही नहीं काट रही है। मैंने दिशा निर्देश दिए और उसमें मैंने बड़े क्लियर कट बोला कि मिनिमम वेजेस की वायलेशन जहां होगी उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने यह भी पाया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने आता था तो उसकी फाइल घूमती रहती थी।
ए से बी, बी से सी से डी। हमने बिल्कुल क्लियर कट निर्देश दिए विभाग को, ऑफिसर साहबान को, कि हमारे यहाँ पे किसी प्रकार के चक्कर नहीं लगने चाहिए और इन चक्करों को से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। सिंगल विंडो। और फिर हमने उसको सिंगल विंडो तो किया ही किया, उसके अलावा सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी। मेरे पास माइनिंग है, उस माइनिंग के अंदर नहीं तो व्यक्ति अपनी माइनिंग की LOI लेने के लिए चला हुआ है, 10 बार उसके चक्कर लग रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सारी की, हाँ, जिसको शौक है कि मैंने दफ्तर में आना ही है, उसको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन उसके अलावा सारी की सारी चीजें ऑनलाइन है। ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। तो जो जो हमें चुनौतियां नजर आई उनको हमने ठीक करने की कोशिश की और काफी हद तक हम उसको ठीक करने में कामयाब हुए हैं। छोटे उद्योगों पर फिर से मैं बात करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार MSMEs के बारे में बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आज वो काम करते हैं तो रोजगार धरातल पर बहुत ज्यादा भी पैदा कर सकते हैं और युवाओं को भी रोजगार दे सकते हैं। सर, इसको लेकर आपकी क्या योजना है आपकी, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भी ये कहा जा सके कि आप आइए, हम देंगे लोन, हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बस आप आइए और अपना आइडिया लाइए हमारे पास। इसके लिए कोई बड़ी स्कीम? आपके ध्यान में रहे कि जो हिमाचल प्रदेश में 90% MSME है और उसके साथ साथ आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी का इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार स्टार्टअप के ऊपर काम किया है। बहुत बड़ी संख्या बच्चों की जिन्होंने स्टार्टअप को अडॉप्ट किया और उसमें हमने उन बच्चों को फैसिलिटेट किया कि हम उनकी मदद करेंगे, उनको इंस्टीट्यूशंस दिए कि उनको उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी। ये एक नया काम हम लोगों ने किया है। और उसके साथ मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में आपको बोला, योजना के बारे में बोला, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। 1 करोड़ रुपए तक का लोन हम देते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से। उसमें एक बहुत बड़ी सब्सिडी महिलाओं के लिए, एक बहुत बड़ी सब्सिडी नौजवानों के लिए हमने रखी है। तो उस योजना के माध्यम से MSME के अंदर लोगों ने काम किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में तो मैं बता रहा हूं ना 90% से ज्यादा है। और लोगों ने अपना विचार देके, लोगों ने अपनी बात रख के, लोगों ने अपना आइडिया देके MSME के अंदर अपने पाम जमाए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस बात की मुझे खुशी भी है। सर, मंच का मकसद ये भी है कि हिमाचल राइज भी करे, हिमाचल और बुलंदियां छुए विकास की। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो ऊंचाई पर और जाए हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे में सर, इस मंच से आप क्या अपील करना भी चाहेंगे जो हमें देख पा रहे उद्योगपति जिनकी रुचि होगी हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए, अब क्या दावा कर सकते हैं कि जो यहाँ पर मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता है? हिमाचल प्रदेश में तो मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण भगवान ने दिया है, उसी प्रकार का वातावरण, उसी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन, एक गुड गवर्नेंस यहाँ पे है, अच्छा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे है। इसलिए यही कारण है कि जो प्रदेश हमारे आसपास के हैं वो हमसे ज्यादा फैसिलिटी दे सकते हैं, उनके पास अच्छी जमीन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हिमाचल की तरफ क्यों भाग रहे हैं? वो हिमाचल की तरफ इसीलिए भाग रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे अच्छे पॉलिटिकल लोग हैं, यहाँ का वातावरण अच्छा है और यहाँ पर जो बाहर से व्यक्ति आता है उसको लगता है कि मुझे यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसको लेकर एक और बड़ा सवाल ये भी होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मैंने बात की है कि कई बार जुबानी बातें तो होती हैं क्योंकि सिस्टम चलाना बहुत मुश्किल कई बार काम हो जाता है। मंत्री जी, आप बखूबी बात कर रहे हैं, आपके दावे जो कर रहे हैं वो सच भी होते होंगे धरातल पर, हम इस पर कोई शक जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन सिस्टम को भी और मजबूत बनाना और कोई खामी सिस्टम में ना हो, क्या सख्त निर्देश आपने दिए हैं अभी तक? क्योंकि अधिकारी ही डील करते हैं, अधिकारियों के पास उद्योगपति जाते हैं, फिर वहां समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेशक आपने कोई भी स्कीम बना दी हो, लेकिन वहां पर अगर प्रॉब्लम फेस करेंगे उद्योगपति कारोबारी तो उसके बाद दिक्कत तो आएगी, फिर आपके पास एक कमेटी भी बनकर आएगी, फिर अपनी समस्या को रखेगी। ऐसा ना हो उससे पहले आपने क्या निर्देश दिए हैं? आपके ध्यान में रहे, मेरे पास जितने भी विभाग हैं मैं लगभग 3 महीने में एक बार उनका रिव्यू करता हूं। और एक पर्टिकुलर साइट बनी है, उस साइट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ बातचीत करते हैं और उन इंडस्ट्रियलिस्टों से पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है। उस समस्या के निवारण के लिए एक तरफ सभी ऑफिसर बैठाए होते हैं और उनको टाइम बाउंड करते हैं कि जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई, ये बताइए कितने टाइम में उसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा व्यवहारिक सिस्टम है इस सरकार का, एक पारदर्शी सिस्टम है इस सरकार का, और उस कारण से यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश को लोग चूज करते हैं।
दूसरी स्टेट्स को चूज नहीं करते, यही कारण है। उसमें चाहे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करिए, उसमें एक अच्छे वातावरण की बात करिए, ऑनलाइन सिस्टम की बात करिए और सिंगल विंडो की बात करिए, यही सारी चीजें हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूंगा, जो आपने बात कही है, सिस्टम समय समय के ऊपर स्ट्रेंथन होता रहे। सिस्टम में जो छोटी छोटी खामियां हैं समय समय पे दूर होती रही। तो मैं तो उद्योगपतियों के साथ भी बैठता हूं, मैं मजदूरों के साथ भी बैठता हूं, आम जनमानस के साथ भी बैठता हूं, और जो वहां से फीडबैक आती है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करवाता हूं। आमना सामना करवाते हैं अधिकारियों का और जो उद्योगपति है उनका भी कई बार? बिल्कुल से बिल्कुल बैठ के करेंगे, उनके सामने बोलते हैं, बोलिए भाई इन्होंने क्या कमी है, बताते हैं लोग, और उनके सामने ही हम उनके बातचीत करके उसको सोल्व करवाते हैं। इतने इन्वेस्टर्स मीट आपने किए हैं और अभी उनका फायदा किस तरह से हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, और आने वाले वक्त में भी इसी तरह जारी रहेंगे इन्वेस्टर्स मीट? निश्चित तौर से अभी सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग के रिजल्ट बहुत ज्यादा हमें नहीं मिले हैं, लेकिन जो जहां जहां पे हमने इन सारी चीजों को पाया है, जहां जहां पे हमने इन सारी चीजों को रिव्यू किया है, हमने वहां देखा है कि जो इंडस्ट्री लगी है, जिसने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाया है, वहां हिमाचल प्रदेश का नौजवान सेवा दे रहा है। वहां हिमाचल प्रदेश का नौजवान केवल और केवल छोटे स्तर के ऊपर नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब में भी हिमाचल प्रदेश का नौजवान है। तो इसलिए इस बात से मुझे संतुष्टि है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और सही दिशा में चले। राजनीति की भी बात मैं करना चाहूंगा और विकास की, दोनों की मैं बात करना चाहूंगा। आमना सामना हो जाता है, विकास की बात होती है, फिर उस पर राजनीति भी मुद्दों पर हो जाती है। सर, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठकर खड़ा होता है कि अब क्योंकि चुनावी साल है तो ऐसे में दावे आप बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, विपक्ष उसमें भी खामियां ढूंढता है। विपक्ष आपको लगता है सकारात्मक राजनीति पूरी तरीके से कर रहा है, या फिर सत्ता में आने के लिए सबकी लालसा होती है? क्या लगता है आपको? आपका ये जो आप बोल रहे हैं, आप उस समय में बोल रहे हैं जिस समय हिमाचल प्रदेश में आने वाले 3 महीनों के बाद चुनाव हैं, और मैंने आपको विभागों के विषयों में बताया है, और मैंने ये भी बताया है आपको कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। विपक्ष के अंदर रहकर, विपक्ष में रहकर अपनी बात को बोलना, अपनी बात को उठाना कोई बुरी बात नहीं है। विपक्ष का काम है, वो सरकार जो काम कर रही है उसमें जो कमियां हैं उसको, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और बोलना चाहिए। मैं नहीं मानता कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि यहां पर जिन मुद्दों के को लेकर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों के समाधान का विषय आना चाहिए, उस तरफ विपक्ष जो है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है। ये मेरे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष कई भागों में बंटा है, लीडरशिप की कमी है, वैक्यूम है, और हर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इसलिए जिस तरीके की आवाज विपक्ष की पक्ष को के लिए खड़ी होनी चाहिए, जिस मजबूती के साथ उनको अपना ये रिएक्शन करना चाहिए, मुझे लगता है वो उस रिएक्शन को देने में कामयाब नहीं हुए। और ये कारण केवल यही है कि लीडरशिप का वैक्यूम है, बहुत से ग्रुप हैं, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। किस ओर इशारा कर रहे हैं सर? सभी की तरफ कर रहा हूं। फिर भी किस ओर बता दीजिए। सारे यहाँ जितने लीडर हैं बड़े बड़े, अभी यही नहीं है, अभी ये तो आप किताब लिख देंगे पूरी की पूरी। कोई भी ऐसा नहीं है जो नीचे रहना चाहता है, हर कोई ये चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं। और जिस समय किसी भी पार्टी के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो उसका क्या नतीजा आता है, उसके क्या नतीजे रहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कभी विपक्ष ने, आप मानते हैं, क्योंकि हम सकारात्मक चर्चा यहां पर कर रहे हैं, ज्यादा नेगेटिविटी की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन विपक्ष का वेलकम करते हैं आप जब अच्छे सजेशंस विपक्ष की ओर से भी आते हैं कि आप इस स्कीम पर काम कर सकते हैं? कभी विधानसभा में चर्चा हुई हो, आपको लगता है कि वो माहौल विधानसभा के भीतर भी बन पाया? कभी विपक्ष एक पॉजिटिव तरीके से आपको सजेशन दे पाया, आपकी सरकार को दे पाया? निश्चित तौर से जिस कई बार ऐसा रहता है कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का लाभ हो रहा हो, तो वहां पे वेलकम भी होता है। कहीं पर उनको ऐसा लगता है नहीं है, तो वहां वो लड़ाई भी होती है। लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सहमति भी बनती है, वेलकम भी होता है। कई बार कहते हैं कि सैलरी के मुद्दे पर एक मत होते हैं। हाँ जी, सैलरी के मुद्दे पर विधायकों की वो आप लोगों ने बढ़ाने नहीं दी, हमारी तो 5 साल में बढ़ी नहीं है। बढ़वानी चाहिए थी आपकी सरकार को। पिछली सरकारों में हमने देखा तब एक विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ होता उस दौरान। हाँ, आपको लगता है ऐसा, लेकिन अल्टीमेटली मेरा आपके इस चैनल से जो मैं बताना चाहता हूं कि विधायक कोई परमात्मा नहीं होता। विधायक भी एक आपकी तरह ही व्यक्ति होता है। उसके घर में सुबह 5 बजे 100 लोगों की लाइन लगी होती है, उसको लोग नहाने नहीं देते, दरवाजा खटखटाते हैं जिस समय वो बाथरूम में होता है कि भाई साहब मेरी बात याद रखना, मेरी बस आ गई।
इसलिए वो किस परिस्थितियों के अंदर जी रहा है वो ही जानता है। लेकिन कहने के लिए अच्छा है जो आपने बोला। मेरे को इसलिए भी ध्यान आया सर, क्योंकि दिल्ली में सैलरी बढ़ी थी विधायकों की, और दिल्ली से अगर बातचीत होती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होती है, जिनका फोकस पूरा हिमाचल प्रदेश पर है। आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास के मुद्दों की वो भी बात करते हैं, हमने दिल्ली में दिल्ली मॉडल लागू कर दिया, स्वास्थ्य को लेकर जो हमने काम किए वो किसी ने नहीं किए, दावा पूरा बड़े बड़े, शिक्षा का मॉडल वो दिखाते हैं, दिल्ली मॉडल यहां पर पेश करना चाहते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आते हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हमारा मॉडल सबसे बेहतर। हिमाचल प्रदेश में ये जो आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, इस पहाड़ के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिस पार्टी का मुखिया कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिस पार्टी ने जिन मॉडल्स की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप जाइए, जा देखिए, व्यवहारिक रूप से देखिए, केवल और केवल नारों से बात करने से, दीवारों पे लिखने से बातें पूरी नहीं होती। हमें कई बार हमें सुनने में मिलता है कि हम इस प्रकार का मॉडल देंगे। वो कल पैदा हुए हैं, वो क्या मॉडल देंगे? एक पार्टी जिस पार्टी ने जो है यहाँ पे लंबे समय से, जिसका इतिहास है, लंबे समय से जो काम कर रही है, और जो जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हमें एजुकेशन का पार्ट बता रहे हैं कि हम एजुकेशन का मॉडल देंगे। केरला के बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर है, ना दिल्ली का नंबर है, ना पंजाब का नंबर है। वो हमें क्या बताएंगे? और पंजाब का मुख्यमंत्री आके हमीरपुर के अंदर ये बोलते हैं कि मैं एक बार यहाँ मिंजर बेले में भी आया था, मिंजर चंबा में होता है, वो हमीरपुर में बता रहे हैं। इस प्रकार के एजुकेशनिस्ट और इस प्रकार के बुद्धिजीवियों को हिमाचल प्रदेश की जरूरत नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल और केवल दो पार्टियों का ही लड़ाई रही है, वर्चस्व रहा है। और मुझे ऐसा लगता है लोग कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि इनका हमेशा यही रही हैं दो पार्टियां, और अभी तक आपके पांव यहां नहीं लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रिवाज बदलेंगे ये नारा दिया गया है और ताज नहीं बदलेंगे ये बड़ा नारा दिया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मंच पर आएंगे, उनसे भी सवाल होगा। लेकिन सर, किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि अब की बार रिवाज बदलेगा ही बदलेगा? इतिहास आप बदलने जा रहे हैं, कई दशकों से जो नहीं हुआ वो इस बार होने जा रहा है। ऐसा क्या आपकी सरकार ने किया, आपके विभाग ने किया? बिल्कुल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं। वो रिवाज बदलने की बात इसलिए कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आज कोई भी ऐसा हमारा कोई किसी भी तरफ हम नजर दौड़ाएं तो हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। आप सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छा काम श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने किया है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाती है उसको किसी प्रकार की पेंशन नहीं लगती, चाहे उसका बेटा क्लर्क है, चाहे उसका बेटा एसडीएम है, डीसी है, उसको पेंशन लगेगी अगर उसको पेंशन नहीं लग रही है। ऐसा काम किसी भी सरकार ने नहीं किया है। महिलाओं के बारे में आपने अपने आप कहा कि हमने महिलाओं के किस प्रकार से ध्यान दे रहे हैं। 50% आरक्षण यहाँ पे जो भी कोई चुनाव लड़ना है हमारा, उसमें महिलाओं का पूरी पार्टिसिपेशन होती है। नौजवानों के लिए नई नई योजनाएं हम लोग लेके आ रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीब आदमी के लिए जिस प्रकार की भी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चली, उसी प्रकार की योजनाओं में जो लोग वंचित रह गए, वो उसी प्रकार की योजनाओं को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चलाया। उदाहरण के तौर पर अगर उज्ज्वला आई तो गृहिणी सुविधा हमने चलाई, हिम केयर भी है। और अगर हमारा यहां से केंद्र से हमारी हिम केयर तो हमने चलाई है। जी। तो इसी तरीके से योजनाओं को जोड़कर हम लोगों ने, ताकि कोई व्यक्ति रह ना जाए। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत के साथ हिम केयर को हमने चलाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि गरीब व्यक्ति गांव में रहता है, उसको 125 यूनिट तक जो है वो जीरो बिल जो है वो हमारे गांव के अंदर आ रहा है। इसी प्रकार से गांव में रहने वाले व्यक्ति को मुफ्त में पानी दिया जा रहा है। इन सारी चीजों का ध्यान करते हुए और गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की मदद किस प्रकार से की जा सकती है, उसको किस योजना में जोड़ा जा सकता है। जो व्यक्ति पिछले 5 सालों से बेड के ऊपर पड़ा है, किसी सरकार ने नहीं सोचा, हमारी सरकार ने सहारा योजना शुरू की ताकि उसकी जो रोटी रोजी जो है वो चली रहे। उसको पेंशन दे रहे हैं हम, वो पेंशन देके सहारा योजना के माध्यम से उसकी मदद कर रहे हैं। इसलिए आप जब ओवरऑल आप पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो जो मैंने पहले बात कही कि जो जरूरी नहीं कोई व्यक्ति लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, छोटे समय के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए अच्छे काम करना, और उसमें आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का नाम बिल्कुल टॉप पे है।
उन्होंने अच्छे काम किए हैं, इसलिए रिवाज बदलेंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि रिवाज बदलेगा। रोड कनेक्टिविटी बेहतर है पहले से हिमाचल प्रदेश में, आप मानते हुए, क्योंकि सीधा सीधा आपका डिपार्टमेंट उससे जुड़ा हुआ है, एचआरटीसी जुड़ी हुई है, तो पहले से ज्यादा बेहतर आप दावा करेंगे जाहिर तौर पर। लेकिन कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पहले क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश की और आज किस तरह आपने माहौल को बदला है, आपने जो परिस्थितियां थी उसको बदला है? आप चंडीगढ़ से आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। हाँ, आज तो चंडीगढ़ से आज जो गए। व्यक्ति आज से 5 वर्ष पहले आता था और जो आज आता है वही बता सकता है कि क्या अच्छा हुआ है। आज चंडीगढ़ पहुंचने के लिए मुझे लगता है 1 घंटे का सफर कम हो गया है। इसलिए ये मैं एक ही रोड की बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं पिछले 4.5 वर्षों में एक बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा चेंज जो हमारी रोड कनेक्टिविटी में आया है, उसकी सेहत में जो सुधार हुआ है, जो उसकी जो क्वालिटी में सुधार हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश में पहले नहीं हुआ इतना। उतनी तेज गति से काम हुए हैं? विपक्ष कई बार सवाल उठाता है कि काम हो ही रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे। कई बार उनकी बात ठीक भी होती है, कई बार कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, डिफाल्टर हो जाता है, वहां लेट हो जाते हैं, ठीक है, वो बड़े अच्छी बात है, उनको ये बात उठानी भी चाहिए। लेकिन हर जगह ऐसा हो रहा है ये मैं नहीं मानता। किसी जगह पे हो सकता है ऐसा होता हो। अभी क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में सर एक मैनिफेस्टो भी तैयार करना है। बिल्कुल समय की कमी होगी आपके पास, थोड़ा सा और समय आप लेंगे। अब चुनावी साल में मैनिफेस्टो भी तैयार किया जाता है, सजेशन सबके होते हैं, आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं और बड़े डिपार्टमेंट आपके पास हैं, तो मैनिफेस्टो की तैयारी पूरी हो रही है सर। आपका विजन क्या है? आप हिमाचल प्रदेश के लिए क्या सोच रखते हैं ताकि और राइज करे? निश्चित तौर से ये जो आप बात कह रहे हैं मैनिफेस्टो की, आपके ध्यान में रहे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार का जो मैनिफेस्टो बनाया था, उस विजन डॉक्यूमेंट को का जोड़कर उसको एक सरकारी दस्तावेज बनाकर उसके ऊपर काम किया था। मैं उसका मेंबर था। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसका कोई भी पॉइंट रखा गया हो और रह गया हो। हमने उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। और जब भी कोई सरकार किसी प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करती है तो उसकी ये कोशिश रहती है कि उसके डॉक्यूमेंट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग की मदद की जाए, हर तरफ पूरा विकास हो और सभी प्रकार की चीजों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। यही विजन होता है और इसी प्रकार से मैनिफेस्टो बनते हैं। आपकी क्या सोच है सर हिमाचल प्रदेश को लेकर? इस खास मंच से क्या कहना चाहेंगे हिमाचल की जनता को जो आपको देख पा रहे हैं, और कुछ काम क्या अधूरे रह गए हैं, या आपको लगता है कि जो हमने टारगेट रखा था उसको हमने अचीव कर लिया है, या और विजन आपका बड़ा हिस्से भी? हिमाचल प्रदेश की जनता लगातार पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है इसका मूल्यांकन कर रही होगी। मेरा केवल यही कहना है कि जो अच्छे काम, अच्छी योजनाएं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना चाहिए। गांव में रहने वाला मेरे कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको 60 वर्ष के बाद पेंशन ना लगे। कोई गांव के अंदर कोई बुजुर्ग कोई बिस्तर के ऊपर है, उसकी सहारा योजना के माध्यम से मदद होनी चाहिए। और गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से किसी भी घर के अंदर चूल्हा और गैस सिलेंडर के बिना नहीं होना चाहिए। हिमकेयर के माध्यम से 5 लाख रुपए तक आम जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसकी मदद हो रही है, उसकी मदद होनी चाहिए। मेरा तो केवल ये कहना है कि इस सरकार ने जो अच्छी योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं आम व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उसमें हर किसी को कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो बीडीसी मेंबर है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है। मैं ये चाहता हूं कि सभी योजनाओं को का लाभ जो है वो आम व्यक्ति को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ग्राउंड पर उतर चुके हैं इसी प्रचार को लेकर आप, क्या चुनावी मोड में विक्रम ठाकुर आ चुके हैं हम मान लें? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव लड़ती है, जीतती है, पहले दिन से ही इलेक्शन मोड पे आ जाती है। ये बड़ा ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं करती, इसलिए जिस दिन सरकार बनी थी हम उस दिन से इलेक्शन मोड में। स्ट्रेटेजी क्या बदली है अब की बार? कुछ यहाँ पर खुलासा करना चाहेंगे? चुनाव जीतना आसान भी नहीं होता सर, आप जानते हैं, और रिपीट करना क्योंकि सत्ता विरोधी लहर आप जानते हैं उसका कुछ तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव ना पड़े उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी? आम जनमानस में रहो, आम लोगों की बात सुनो, आम व्यक्ति के साथ रहो, आम व्यक्ति बन के रहो। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जब आप आम व्यक्ति के साथ, आम तरीके के साथ रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आम आदमी की बात सुनेंगे, आम आदमी की मदद करेंगे और आम आदमी के साथ रहेंगे
तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति को कामयाबी मिलेगी। अंतिम सवाल है मेरा इस चर्चा में आपसे, और मैं चाहूंगा विस्तार से आप इसका जवाब सर जरूर दें। इन 4 से 4.5 सालों के बीच कोरोना काल आया और उस दौरान भी आपकी सरकार ने काम करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कम समय मिला, आप मानते हैं कि उस बिना पर, उस आधार पर भी आप पूर्ण बहुमत की सत्ता हासिल कर सकते हैं? क्या आप विपक्ष को विपक्ष में ही रहने के लिए कह सकते हैं? और अभी तो एक और पार्टी अब आ चुकी है, उसकी भी एंट्री हो चुकी है, वो भी सत्ता के सपने देख रही है, वो भी कह रही कि विकल्प हम हैं, हमारी तो टक्कर बीजेपी से है। कांग्रेस का विकल्प और बीजेपी का विकल्प है तो हम हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का मैंने आपको चिट बता दिया है कि वो कहाँ है, कैसी है, वो कैसे रहेगी। और उसके साथ साथ ये जो आप बात कह रहे हैं कि हम पक्ष में कैसे रहेंगे, वो विपक्ष में कैसे रहेंगे, इतना लंबा इंटरव्यू आपने मेरा लिया है, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हम पक्ष में रहेंगे, वो विपक्ष में रहेंगे। और मैं जिस प्रकार की, मैंने पहले कहा कि जिस प्रकार का कार्यक्रम, जिस प्रकार की योजनाएं, जिस प्रकार का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड के ऊपर हो रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ है। ये सारी चीजें नहीं हैं, नए तरीके से हुई हैं। यही कारण है, यही विश्वास है कि जब काम अच्छे हो रहे हैं, विकास ठीक तरीके से हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट ठीक हो रही है, आम व्यक्ति की बात सुनी जा रही है, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार दोबारा से रिपीट होगी। और जो प्रमुख विपक्षी दल है, ये उसी प्रकार से हमें समय समय पर अपनी शिक्षाएं देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिक्रम ठाकुर जी, हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बेहतर चर्चा हुई है, सकारात्मक हम शुभकामना देना चाहेंगे। यूं ही हिमाचल आगे बढ़ता रहे और आपके प्रयास सफल हो, ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।